हेलो स्टूडेंट, मैं फैजान महमूद आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो पार्ट 2 है मिडाइवल हिस्ट्री का। पार्ट 1 जैसा कि मैं क्या समझ सकता हूँ काफ़ी लंबा हो गया था एंड काफ़ी बड़ा था, बट ये है कि अगर उस पार्ट 1 को कोई देखेगा तो उसको हिस्ट्री की टाइमलाइन समझ में आएगी और किस तरीके से मिडाइवल हिस्ट्री को हमको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस फेज से पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में भी उसको समझ में आएगा। बट आज हम लोग जो बात करेंगे वो पार्ट 2 की बात करेंगे एंड थोड़ा सा कह सकते हैं मैं आपको मेमोराइज करा देता हूँ किस किस चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। तो मिडेवल हिस्ट्री के पार्ट 2 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था गुड़ खा तस्लीम में, ठीक है। और जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो बात किया था वो गुड़ यानी कि गुलाम वंशज की बात की थी, ओके। बाकी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन नहीं करता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि गुड़ यानी कि गुलाम वंशज की मैंने जो बात की थी, गुलाम वंश में भी जाहिर सी बात है कोई एक सुल्तान नहीं था, नंबर ऑफ सुल्तान थे, तो उनको कैसे मेमोराइज करना है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था ट्रिक, खुश रहो राम बर्तन मांगना घी का। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि खुश रहो राम बर्तन मांगना घी का। तो अगर ये ट्रिक आपको याद होगी तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खुश के बारे में, ठीक है। तो खुश में जैसे कि हम लोगों ने उस फर्स्ट पार्ट की हम लोग बात करें जिसमें हम लोगों ने बात किया था खुश यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की, और आज हम लोग बात करेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, ठीक है, और रुकनुद्दीन की। इन दो सुल्तान की आज हम लोग बात करेंगे एंड नेक्स्ट जाहिर सी बात है अगर थर्ड पार्ट में इसका बनाऊंगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे रजिया सुल्तान और बैरम शाह की, ठीक है। तो बट अभी हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन, इन दो सुल्तान के बारे में लोग आज बात करेंगे कि इनका कैसा फेज था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग शमसुद्दीन इल्तुतमिश से, ठीक है बच्चों। सो अगर हम लोग बात करें शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बच्चों, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो पीरियड था, जो रेन था, रूल किया उन्होंने कब से कब तक, 1211 से लेके 1236 एडी तक, ठीक है। ये इनका पीरियड था, ओके। अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर तक इन्होंने रूल किया दिल्ली सल्तनत के ऊपर। सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर इनका माना जाए बच्चों, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा अचीवमेंट इनका था, इन्होंने चंगेज खां, जो उस टाइम जाहिर सी बात है मंगोल एम्परर आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा आक्रमण था, बहुत ज़्यादा जैसे कह सकते हैं आप मिडिल एशिया में और ईस्टर्न एशिया की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ा था, और मिडिल ईस्ट जिसको कहा जाता है जिसका एशिया का, उसको पूरा कैप्चर किया हुआ था उसने। तो उसको उन्होंने भारत में आने नहीं दिया था, ठीक है। तो क्यों नहीं आने दिया था, क्या रीजन था, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो जैसा कि आपको पता है इस डायनेस्टी का नाम ही बच्चों क्या था, स्लेव डायनेस्टी। तो जाहिर सी बात है इसमें जो नौकर थे ये, ठीक है, स्लेव थे। किसके स्लेव थे ये, कुतुबुद्दीन ऐबक के। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव था किसका, मोहम्मद गौरी का, उसी तरीके से शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी वो भी स्लेव थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद जो है इन्होंने क्या किया, उस थ्रोन को ऑक्यूपाइड किया फिर 1211 में, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि फॉरेन को थ्रोन मिल गया था, क्या हुआ था, आरम बख्श, इसको डिपोज करना पड़ा था इनको। मतलब इसको जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं कि एक फाइट हुई थी जिसमें आरम बख्श को इन्होंने हराया और थ्रोन को हासिल किया। तो जाहिर सी बात है जो नोबल्स उस टाइम के थे, नोबल्स अगर बच्चों बात करें तो जैसे कह सकते हैं आप एक गढ़ कह सकते हैं गुट होता था, जैसे कैबिनेट जिसको बोलते हैं। जैसे आज आप जानते होंगे पीएम का कैबिनेट होता है और कोई भी अगर उच्च अधिकारी होता है तो उसका एक टीम होती है, उसी तरीके से उस टाइम एक कैबिनेट था जिसको नोबल्स बोलते थे। जो उस टाइम के काफ़ी राजशाही परिवार और इम्परर लोग होते थे उनको नोबल्स बोला जाता था। तो वो लोग ने काफ़ी कैपेबल माना किसको, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, और शमसुद्दीन इल्तुतमिश को थ्रोन हासिल हुआ। और जाहिर सी बात है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की अगर बात करें बच्चों तो इन्हीं को रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत माना जाता है। हालांकि स्टार्टिंग तो कुतुबुद्दीन ऐबक से हो गई थी, बट जाहिर सी बात है जो स्लेव डायनेस्टी का कह सकते हैं आपकी एक्सपेंशन हुआ, बढ़ी, ठीक है, उसका एरिया ज़्यादा बड़ा इंडिया में, वो किसकी वजह से हुआ, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की वजह से हुआ, ठीक है। और उन्होंने एक काम सबसे बड़ा क्या किया, लाहौर से कैपिटल को शिफ्ट किया, कहाँ पर, दिल्ली की तरफ, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो भी कैपिटल थे वो किसको माना जाता था, लाहौर को माना था, बट शमसुद्दीन ने क्या किया, लाहौर से कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली में, एंड दैट इज वाई दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं आप इसका नाम पड़ा, ओके। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी, ही सेव्ड, जाहिर सी बात है दिल्ली सल्तनत को उन्होंने सेव किया किससे, चंगेज खां से। चंगेज खां की अगर बात करें तो वो क्या था, मंगोल का लीडर था।
इन्होंने चंगेज खान जो बच्चों उस टाइम जो है, जाहिर सी बात है जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल एशिया ईरान का बहुत बड़ा मतलब कैप्चर करने के लिए एक्सपैंड कर रहा था अपने मंगोलियन एम्परर को। और चंगेज खान बच्चों जो है वो पीछा कर रहा था, किसका पीछा कर रहा था? ख्वारिज्म शाह का। तो ख्वारिज्म शाह कौन थे? तो ख्वारिज्म शाह जो है उस अनुष्टन डायनेस्टी थी एक, जो कि सेंट्रल एशिया में और मिडिल ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा उस टाइम इनका बोलबाला था, बहुत ज़्यादा अच्छे से इनकी डायनेस्टी चल रही थी। उसको उनका पीछा कर रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है मुगल जो मंगोल थे उनको जाहिर सी बात है आगे बढ़ना था। अगर मैप के थ्रू मैं आपसे बात करूँ तो देखिए मैप, ये मैप है मंगोल एम्परर का, और आप देखिए ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं एशिया का। इसमें कुछ पार्ट्स यूरोप के भी आ रहे हैं, रशिया के भी हैं, मंगोल है, चाइना है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो अगर आज आधुनिक भारत यानी आज के इंडिया की हम लोग बात करते हैं, इंडिया अगर आप पार्ट देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ पार्ट इसमें गया हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात है नागालैंड का भी कुछ पार्ट आप देखेंगे वहाँ पे, म्यांमार का भी कुछ पार्ट है, ये सारे पार्ट हैं। जापान के, रशिया का जो आधा, मतलब जाहिर सी बात है आप देखेंगे 80% तक अप्रोक्सीमेटली रशिया है, चाइना, ये सब किसके अंडर में आता था? चंगेज खान के। और धीरे धीरे चंगेज खान किधर बढ़ा था? तो ये बढ़ रहा था मिडिल एशिया की तरफ, मिडिल एशिया से फिर किधर बढ़ा था? वेस्ट एशिया की तरफ। तो अगर आप मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे टर्की है और ये पूरा यूरोप के पार्ट सब उसमें थे। यहाँ तक कि कैस्पियन सी पे भी पूरा कब्जा किसका था? इसी का था। लेक बल्कश, लेक बैकाल, ये सब इसके अंडर में आते हैं चंगेज खान के। तो जाहिर सी बात है उसका जो नेक्स्ट टारगेट था समरकंद के बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से वो इंडिया में आना चाहता था। बट जाहिर सी बात है इंडिया पे आक्रमण वो बिना वजह तो करेगा नहीं, कोई रीजन होना चाहिए इंडिया के, वरना उसका ऐसा तो कुछ था नहीं। क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के पास एक नेचुरल कह सकते हैं रुकावट थी, जो कि चंगेज खान को इधर आने से हुई। सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? हिमालय, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है उन लोग के लिए बहुत बड़ा एक बर्डन था कि इसको कैसे पार करें और फाइट में, पॉसिबल ही नहीं था जाहिर बेहद सर्दी की वजह से। और दूसरा ऊंचाई और सर्दी दोनों, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था ये अफगानिस्तान का हिंद कुश का रीजन। ये भी हम लोग को एक बाउंड्री प्रोवाइड करा था, नेचुरल बाउंड्री, जो कि रुकावट बनता था जो ये एशिया से किसी भी बड़े राजा को या बड़ी फोर्स को इंडिया में अटैक करने से। दूसरी बात, अगर बात करें इल्तुतमिश के दौरान क्या हुआ, इल्तुतमिश में जो दौरान ही ये ख्वारिज़्म शाह जो है भाग के इंडिया आना चाहता था, बट जाहिर सी बात है उसको मना कर दिया। किसने मना कर दिया? शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने उनको शेल्टर देने से मना किया, कहा नहीं मैं आपको शेल्टर नहीं दे सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। एंड दैट इज वाई चंगेज खान ने इंडिया के ऊपर आक्रमण नहीं किया, अटैक नहीं किया। और इस सबसे बड़ी वजह ये थी जिसकी वजह से इंडिया सेफ था, चंगेज खान की वजह से, और इंडिया में चंगेज खान की फौज नहीं रही। दूसरा इनका तीसरा इनका सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो इन्होंने सिल्वर कॉइन बनवाया उस टाइम, चांदी के सिक्के, जिसको टका कहा जाता था, उस टाइम टका कहा जाता था, ठीक है। एंड कॉपर कॉइन भी बनाया जिसको बोला गया जित्तर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सबसे बड़ा एक सिस्टम की बात करें जो कि एकता सिस्टम, इस एकता सिस्टम से बच्चों क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज एकता सिस्टम, एंड आपने भी अपने घर परिवार में अगर डिस्कशन किया होगा हिस्ट्री के बारे में, तो चाहे कोई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे किसी एसएससी का एग्जाम हो, चाहे टीसीएस का कोई एग्जाम हो, एकता सिस्टम से क्वेश्चन लगभग अप्रोक्सीमेटली आ ही जाता है, पूछा जाता है। तो एकता सिस्टम के अगर बात करें हम लोग बच्चों, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरे एकता सिस्टम के बारे में आपको समझाऊंगा। फिलहाल एकता सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको मेमोराइज करने के लिए एक चीज बता देता हूँ कि एकता सिस्टम एक तरह का सिस्टम था जिसमें राजा महाराजा अपने प्रोविंसेस को, यानी अपना जो एरिया रहता था वो किसी अपने सोल्जर को या जो अपना खास होता था उसको प्रोवाइड कर देते थे। उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी वहां से रेवेन्यू को जनरेट करना, वहां से आर्मी का एक्सपेंशन करना, हायर करना, ठीक है, और राज्य को रेवेन्यू पहुंचाना, राज्य की जो कह सकते हैं मनी है या जो पैसा है, खजाना है, उसमें बढ़ोतरी करना, वो जिम्मेदारी हो जाती थी उस गवर्नर की, या कह सकते हैं जो एकता सिस्टम को वहां का राजा जो संभालता था, ठीक है। तो ये था, बाकी एकता सिस्टम के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा एकता सिस्टम। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स भी किए बच्चों, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। सबसे पहला जो रिफॉर्म इन्होंने किया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में किया, ठीक है, और आर्मी में किया। पहले जाहिर सी बात है कोई भी आदमी भर्ती हो जाता था, कुछ भी हो जाता था, बट इन्होंने एक रूल बनाया, बेसिक रूल, जिसके थ्रू आर्मी में लोग आ सकते थे और कैसे आर्मी लीडर्स जो है कंट्रोल कर सकते थे। फिर सिस्टम इन्होंने क्या किया, सेंट्रली कर दिया। पहले क्या होता था बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, ये कोई राज्य है, ठीक है, एक मान लीजिए राज्य है, और इस राज्य में छोटे छोटे पार्ट में जो है लोग राज कर रहे हैं।
ठीक है। बट सेंटर में कोई संभालने वाला नहीं है, ये अपना अलग राज करें, ये अपना अलग राज करें, ये अपना अलग राज करें, और पैसा बस पैसा दे रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है यहाँ पर जो राजा है, जो जिसके अंडर में ये है, उसका कोई कंट्रोल ना इनके राज्य पे है ना इनके राज्य पे है। तो इन्होंने क्या किया, सेंट्रल को जो सिस्टम था उसको सेंट्रलाइज कर दिया। अब जवाबदेही तय होती थी, मतलब जाहिर सी बात है ये प्रोविंसेस कोई राजा संभाल रहा है, ये वाला प्रोविंसेस, और ये प्रोविंसेस कोई राजा दूसरा संभाल रहा है, बट उसकी जवाबदेही रहती थी एक सेंटर पे, जो कि सुल्तान को जाके वो जवाब देता था कितना जाहिर सी बात है रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना रेवेन्यू एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है, ठीक है, और बाकी बचा हुआ पैसा किस तरह से खर्च करना है, राज्य में किसानों के हालात क्या हैं या जनता को क्या प्रॉब्लम है, सब चीज़ों के बारे में सुनना सेंट्रली कोई था, ठीक है, वो स्टार्ट किया। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने नोबिलिटी ऑफ स्लेव की स्थापना की, किसने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, जिसको कहा गया चहलगानी एंड चालीसा। चालीसा में क्या था, ग्रुप ऑफ 40, तो ये 40 लोगों का एक समूह होता था, ग्रुप होता था, जो जाहिर सी बात है शासन का या राज्य किस तरह से चलेगा, क्या क्या उसमें वर्क होगा, उसका डिसीजन लेते थे, ठीक है, नोबिलिटी ऑफ स्लेव। और जाहिर सी बात है राजा को एक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जवाबदेही क्या होती है, उसको भी। नेक्स्ट अगर बात करें कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश की क्या उन्होंने हासिल किया, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराना, जिसको जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, ठीक, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसके याद में, ऑनर में, सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे उसमें, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट कराया, बट जाहिर सी बात है आपको जैसा पता है कि 1210 में उनकी डेथ हो गई, एंड वो जाहिर सी बात है पोलो खेलते वक्त, तो उस काम को, अधूरे काम को कंप्लीट किसने कराया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। जाहिर सी बात है कुतुबुद्दीन ऐबक जिस तरह से थे, उनका भी पैट्रोनाइज थे चीज़ों को संग्रह करना, और कैसी कविता है या कोई चीज़ लिखी हुई है उसको हिफाजत से रखना, और जो लेखक है उस टाइम के राइटर थे उनकी रिस्पेक्ट करना। तो उसी तरीके से शमसुद्दीन इल्तुतमिश का भी था, क्योंकि उन्होंने देखा था अपने से, जाहिर बात है जो उनके पहले सुल्तान थे उसका, तो वो उनका भी कुछ इस तरह का पैट्रोनाइज वाला मिजाज था, और उन्होंने भी जो है, जो उस टाइम के ऑथर थे मिनहाज उस सिराज, ठीक है, मिनहाज उस सिराज, क्या लिखा था उन्होंने लिखा था तबाकत नासरी, ठीक है। तो तबाकत नासरी को जो मिनहाज उस सिराज ने लिखा था, उसको जो है इन्होंने क्या कराया, पैट्रोनाइज कराया, सेव कराया। एंड अगर इस कॉइन को आप देखेंगे तो जाहिर सी बात ये आपको दिख रहा होगा सिल्वर कॉइन, ठीक है, और एक कॉपर कॉइन को दोनों आपको दिख रहा होगा, किसने बनाया था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। एंड जाहिर सी बात है मैप के थ्रू जैसे मैंने आपको भी समझाया कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मॉस्को, ठीक है, रशिया का कीव अगर आप देखेंगे तो जाहिर बात है इस वक्त यूक्रेन के पार्ट में है, और आपने सुना भी होगा कि अभी रशिया और यूक्रेन में जो वार हो रहा है, उसमें जो कीव के ऊपर रशिया ने किस तरीके से जो है अटैक करके उसको पास में लिया है। और कीव आपने सुना होगा एक न्यूक्लियर संयंत्र जिसके ऊपर रशिया ने कब्जा किया है, ठीक है, तो उसको न्यूक्लियर रिएक्टर तो उसको किसमें है, कीव में है, जिसको रशिया ने अभी रशिया के पार्ट में चला गया है, क्योंकि उसमें जो बीमार करने वाले हैं रुकनुद्दीन की, जैसा मैंने आपको बताया। तो बच्चों रुकनुद्दीन की अगर बात करें तो रुकनुद्दीन का काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड जाहिर सी बात है इल्तुतमिश की डेथ के बाद इल्तुतमिश की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी, अचानक से उनकी डेथ हो गई। तो जो उनकी मदर थी शाह तुर्कन, ठीक है, रुकनुद्दीन की जो मदर थी शाह तुर्कन, वो चाहती थी कि उनका बेटा राजा बने, ठीक है। बट अगर हम शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश चाहते थे कि उनकी बिटिया रजिया सुल्तान, आपने नाम सुना होगा रजिया, वो राजपाट को संभाले, वो राजा बने। बट जाहिर सी बात है आपको पता है कि उस टाइम का जो माहौल था, जो मिजाज था, वो मेल डोमिनेट था, ठीक है। तो नॉबल्स, जो उस टाइम के नॉबल्स थे या जो चालीसा थे, ग्रुप ऑफ 40 लोगों का, वो चाहता था रुकनुद्दीन को राजा रखना, ठीक है, किसको चाहता था, रुकनुद्दीन को। बट जाहिर सी बात है उस टाइम की जो जनता थी, जो पब्लिक थी, उसकी हमदर्दी किसकी तरफ थी, रजिया की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है रजिया जो है लोगों के बीच आती जाती थी, लोगों से उनके हाल को पूछती रहती थी, तो इसीलिए जो पब्लिक थी उस टाइम की, उसका हमदर्दी थी रजिया को लेकर। तो जो पब्लिक थी, जो मॉब था उस टाइम का, वो चाहता था किसको बनाना, रजिया को। तो हुआ ये कि आफ्टर द इल्तुतमिश की डेथ के शाह तुर्कन ने जो है रुकनुद्दीन को जो है सजेस्ट किया, और चालीसा का, क्योंकि उस टाइम जाहिर सी बात है नॉबल्स थे, तो उनके कहने पर जो है जो थ्रोन है वो किसको हासिल हुआ, रुकनुद्दीन को। बट उस टाइम एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, क्या होता है, इन्हीं के सगे भाई, किसके सगे भाई,
रुकनुद्दीन के सगे भाई और इल्तुतमिश का बेटा जो कि मलिक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह, उसने क्या किया, रेबल कर दिया। तो आप कह सकते हैं, अब जाहिर सी बात है अलग अलग प्रोविंसेस को राजा डिवाइड करते थे, अपने बेटे को देते थे, जाओ वहाँ का राज्य को देखो किस तरह से क्या प्रॉब्लम है। तो वही हुआ था, इल्तुतमिश ने जो है गियासुद्दीन को जो है अवध का रीजन दिया हुआ था, और जो गियासुद्दीन थे वो अवध के रीजन को देख रेख कर रहे थे। बट जैसे ही रुकनुद्दीन ट्रोन हासिल करते हैं, सुल्तान बनते हैं दिल्ली सल्तनत के, फौरन मलिक गियासुद्दीन क्या कर देते हैं, रेबल कर देते हैं, अपने भाई के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। और उसी टाइम उनको देखा मलिक इजुद्दीन कबीर खान, जो कि ये कहाँ के होते हैं, मुल्तान के गवर्नर होते हैं, ये भी जो है रेबल कर देते हैं। किसके अगेंस्ट, ये रुकनुद्दीन के अगेंस्ट। फिर ये मलिक अलाउद्दीन जानी, ये लाहौर के होते हैं, ये भी रेबल कर देते हैं किसके अगेंस्ट, रुकनुद्दीन के। मतलब ये लोग जो है उनको रुकनुद्दीन को अपना राजा मानने से मना कर देते हैं। तो जाहिर बात है इसकी कई वजह हैं बच्चों। सबसे पहली वजह जो है वो क्या है कि इल्तुतमिश, जाहिर बात है शमसुद्दीन वो चाहते थे कौन बने, रजिया बने, पहली वजह। दूसरी वजह, जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो शेयर करना पड़ता था, तो ये लोग शेयरिंग नहीं करना चाहते। इल्तुतमिश की डेथ के बाद ये लोग सोचते थे कि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, तो ये चाहते थे अपने अलग से एक राज्य बना के चलाना, तो इन्होंने रेबल कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर जाहिर सी बात है जो शाह तुर्कन थी वो जो है नमाज पढ़ रही थी, और नमाज पढ़ने के दौरान ही उनके ऊपर मॉब ने अटैक कर दिया। अच्छा, उस टाइम अगर बात करें रुकनुद्दीन की, तो जाहिर सी बात है उनके सगे भाई और मुल्तान और लाहौर के जो गवर्नर थे, ये लाहौर और मुल्तान के जो गवर्नर थे उन्होंने रेबल कर दिया था। तो उस रेबल को शांत कराने की, उसको कंट्रोल करने के लिए रुकनुद्दीन बाहर चले गए थे, मतलब उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया था, और सारा राजपाट की और दिल्ली सल्तनत की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी माँ शाह तुर्कन को देके गए थे। तो उस टाइम गद्दी को संभालने वाला, उसकी देख रेख करने वाली कौन थी, शाह तुर्कन। तो शाह तुर्कन नमाज पढ़ रही थी, बट क्या हुआ, जो जनता थी उस टाइम दिल्ली की, मॉब्स था, उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करके उनको अपने कब्जे में ले लिया। फिर जाहिर सी बात है जो मॉब था वो चाहता था रजिया को बनाना राजा, तो उन्होंने सुल्तान किसको बनाया, रजिया को, और रजिया जो है इस तरह से दिल्ली सल्तनत के ऊपर काबिज हो गई, ठीक है, कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर जाहिर सी बात है रुकनुद्दीन को जब ये पता चला तो वो वापस लौटे, और जब वो वापस लौट रहे थे उसी टाइम आर्मी को भेजकर रजिया ने जो है रुकनुद्दीन को गिरफ्तार करा लिया। और ऐसा कहा जाता है कि शाह तुर्कन को जो है इम्प्रिजन कर दिया रजिया ने, और ऐसा माना जाता है कि रजिया ने फिर 19 नवंबर 1236 को अपने सगे भाई को जो है फांसी पे चढ़ा दिया। ऐसा कहा जाता है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, बट जो किताबों में लिखा हुआ, जो जैसा मैंने पढ़ा वही मैं बता रहा हूँ। तो कुछ जहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ कैद करवाया, कब्जे में ले लिया, बट कुछ बुक्स में आपको मिलेगा रजिया ने उनको क्या करा दी, फांसी दे दिया 19 नवंबर 1236 को। अगर रुकनुद्दीन की बात करें बच्चों, तो कोई खास बहुत ज़्यादा इन्होंने राज किया नहीं, 6 महीने का ही इनका दौर था। तो जाहिर सी बात है सिक्के वगैरह या कह सकते कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट इन्होंने दिल्ली सल्तनत के लिए नहीं किया। तो आज की वीडियो बच्चों हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो, आपके लिए क्या ये इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है कि नहीं है, इसमें कुछ कमी होगी तो आप उसको भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके होंगे तो वो भी कमेंट में मुझ पर पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।